हेलो एवरीवन। सो वन फर्स्ट एंड सेकंड नवंबर का करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से 2 पेजेस के अंदर। तो न्यूज़ में है आरआरबी को 670 करोड़ सेंटर से मिल रहा है फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए। तो देख लेते हैं किस लिए दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू CRAR इम्प्रूव करने के लिए ये इतना सारा बजट पे इतना सारा पैसा दिया जा रहा है। CRAR क्या होता है कि जो भी पैसा आपने इतना अमाउंट जो रिस्क के अंदर है उसके रिस्पेक्ट में जो आप कैपिटल रखते हो दैट इज़ नोन एज CRAR। तो ये फिक्स होता है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 9% है जो कि। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है। आरआरबी के बारे में देख लेते हैं। आरआरबी इज़ मैंडेटरी आरआरबी के लिए 75% अपना जो कैपिटल है वो PSL कैटेगरी में रखे। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है। इसके अंदर आप इतना पैसा तो आपको इस कैटेगरी में डालना ही है। एग्रीकल्चर क्रेडिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, आर्टिसन के लिए, राइट। तो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे आरआरबी बने थे 1975 में। फर्स्ट आरआरबी बना था, प्रथमा ग्रामीण बैंक उसका नाम था। तो आरआरबी के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, राइट। तो सेंटर की तरफ से पैसा मिल रहा है और हमने कुछ फैक्ट भी देख लिए उसके साथ। अगली न्यूज़ देखते हैं। फाइनल राउंड ऑफ कोल माइन ऑक्शनिंग स्टार्ट। तो कोल माइन के लिए पहली बार कोल माइन को एक्ट में अमेंड करके प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ किया है एक्सप्लोर करने के लिए। वो कौन सा एक्ट है? तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1975 का एक्ट है। इसके थ्रू आप माइनिंग पूरा रेगुलेशन होता है, राइट। तो कमर्शियल माइनिंग पहली बार अलाउ करिए प्राइवेट प्लेयर्स को, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था। तो ये सब प्राइवेट प्लेयर को क्यों वो किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर पाएँ कोल को और उससे ज़्यादा अपना रिसोर्सेज बढ़ा पाए, रिसोर्सेज या हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर पाए। तो और भी इससे ये होगा कि कोल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इंपोर्ट में थोड़ी सी कमी आएगी, जो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है एफिशिएंसी बढ़ेगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। उसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया गिलगित बल्तिस्तान रीजन को, GB को। तो GB हम लोग देखते हैं पहले तो मैप में कि कहाँ पे अलाई कर रहा है, राइट। तो GB एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह हो गई है इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें चाइना की बॉर्डर लगती है और इंडिया की भी लगती है। वो चाइना की देखिए, और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि CPEC यहाँ से गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से निकलता है, तो इसलिए इंडिया के लिए और इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसको पाकिस्तान ने रिसेंटली बोला है कि हमारी एक प्रोविंस है अब से, राइट। और इंडिया ने इसका हेवीली ऑब्जेक्शन उठाया और इंडिया ने भी इसके रिस्पॉन्स में बोला है कि ये यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का पार्ट है और पाकिस्तान का इस पर कोई कब्जा नहीं है। तो एक्चुअल मैप जो हम लोग देखते हैं वो गाइस हमारा एक्चुअल मैप ये है, राइट। ये वाला हिस्सा अक्साई चीन 62 के वॉर में ले गया हमसे, और ये पाकिस्तान ने POK भी बोलते हैं इसको, इस रीजन को, राइट, POK ले गया। तो ये मैप में था। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं क्या है। तो इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि पहले जो गिलगित बल्तिस्तान था वो जम्मू एंड कश्मीर का रीजन था, राइट। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर 1947 के बाद ट्राइबल और पाकिस्तान आर्मी की वजह से जो अटैक हुआ था उसके बाद कब्जे में ले लिया था। तो ट्राइबल मिलिशिया को कबीलिए बोला जाता है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, राइट। और इसको 5th प्रोविंस बना दिया है इन्होंने अब पाकिस्तान के कंट्रोल दिखाने के लिए, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया इसके ऊपर। और बाकी के ये 5वां प्रोविंस है, तो बाकी के 5 जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवाड़ा, पंजाब एंड सिंध, राइट। और इंटायर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि ये GB जो है गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हमने मैप देखा इसके बारे में, और CPEC यहाँ से गुजरता है ये भी देखा। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी यहीं पे लोकेटेड, गिलगित बल्तिस्तान रीजन में सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडस रिवर यहाँ पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली न्यूज़ देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसको 100 साल पूरे हो गए। तो 1920 में फॉर्म हुई थी, तो 2020 में इसको 100 ईयर्स पूरे हो गए। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय, मेन थे इसमें। दूसरे थे NM जोशी, नारायण मल्लर जोशी। अनादर इज़ जोसेफ बैप्टिस्टा, अनादर इज़ दीवान चमन लाल,
और इन सब लोगों ने मिलके एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई थी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। और लाला लाजपत राय जो थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और दीवान चमन लाल जो थे वो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुए थे। और गया सेशन कांग्रेस का 1922 में हेल्ड हुआ था। उन्होंने AITUC को सपोर्ट किया था, राइट। और AITUC बाद में स्प्लिट भी हुआ बाय द नेम नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1929 में, और अनादर इज़ 1931 में, राइट। और इंडियन लेबर मूवमेंट जो पूरे स्टार्ट हुए थे वो 1877 में हुए थे। और फर्स्ट स्ट्राइक इन एम्प्रेस मिल एट नागपुर बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। और बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1890 अंडर द NM लोखंडे। और फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन इंडिया इज मद्रास लेबर यूनियन बाय BP वाडिया, फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन फॉर्म हुआ था अनुसुईया बेन साराभाई। तो ये वुमेन का नाम याद रखिए आप, लेबर मूवमेंट से एसोसिएटेड है ये, पायोनियर ऑफ वुमेन लेबर मूवमेंट, राइट। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो ये था ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। अगला इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट मतलब जो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ चलती वो भी देख लेते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, और राइट। तो आयुष सेक्टर को सिस्टमेटिकली प्रमोट करने के लिए, नॉलेज क्रिएशन के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, स्ट्रेटेजी क्रिएशन के लिए बनाया हुआ है, राइट। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख ले, जॉइंट इनिशिएटिव आयुष मिलिट्री एंड इन्वेस्ट इंडिया, राइट। आयुष और इन्वेस्ट इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव है। रूरल डेवलपमेंट फंड, तो RDF क्या होता है, 3% सेस होता है। और सेस जो होता है वो सेस एक तरीके का टैक्स होता है जो कि टेम्प्रेरी पीरियड के लिए लगाया जाता है, राइट। टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है ये सिर्फ, ऑन द परचेज ऑफ सेल एंड एग्रीकल्चर। तो RDF एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगता है। और द फंड इज़ यूज टू सपोर्ट द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेंट। तो ये इस फंड से जो पैसा आता है उसको बाद में रूरल क्रिएशन में क्रिएट किया जाता है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS के लिए कुछ रेगुलेशन रिवाइज़ किया है। तो एक हमारे काम कर तो नहीं है, कभी एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, काम का बस ये याद रख लिया कि नेशनल मेडिकल कमीशन रिसेंटली बना है। और इसने अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट NET 2019, राइट। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था पहले, उसको ये रिप्लेस कर देगा नेशनल मेडिकल कमीशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो उसी को और डेडिकेटेडली काम करेगा मेडिकल डोमेन में, इसलिए ये लेकर के आए थे। वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, एक इन्होंने कुछ स्टेट्स रिलीज़ किए हैं। बोला है कि रिमिटेंस टू इंडिया वुड फॉल दिस ईयर बाय 9%। तो रेमिटेंस क्या होता है, जो फॉरेन में इंडिविजुअल्स रहते हैं वो इंडिया में जो गिफ्ट भेजते हैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली को, तो उससे पे कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो डेट इज़ नोन एज रेमिटेंस। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, बोल रहा है कि थोड़ा सा घटेगा इस बार। तो ठीक है, घटेगा, घटना ही है। वायरस और ये जो इसका इकोनॉमी का इम्पेक्ट आया वो सारी चीज़ें। उसके बाद टाइफून का नाम याद रखना है हमको, टाइफून गोनी, राइट। टाइफून क्या होता है, तो टाइफून इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिलीपींस में आया था गोनी, 7 लोगों की इसने जान ले ली है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और साइक्लोन इसको हमारे इंडियन ओशन रीजन में बोला जाता है, और हरिकेन बोला जाता है पैसिफिक रीजन्स में, राइट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। तो फिलीपींस में आया हुआ है सुपर टाइकॉन गोनी, राइट। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को 31 अक्टूबर को एकता दिवस के इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, सॉरी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 31 अक्टूबर 1875 को। तो वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़े वकील थे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में, नेशनल स्ट्रगल में इनका काफ़ी बड़ा रोल था। और सरदार का टाइटल इनको मिला था आफ्टर दी बरदौली सत्याग्रह ऑफ 1928। वहाँ की महिलाओं ने इनको बरदौली सरदार का टाइटल दिया था। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था पोस्ट इंडिपेंडेंस में, 565 प्रिंसली स्टेट को इन्होंने इंटीग्रेट किया था। और ऑल इंडिया सर्विस के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, तो ऑल इंडिया सर्विस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और क्रिएशन भी इनकी वजह से ही हुआ ऑल इंडिया सर्विस को। तो इनको फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी बोला जाता है, राइट। भारत रत्न इनको 1991 में मिला। और हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कंट्री का फर्स्ट सी प्लेन देख लेते हैं, केवड़िया से मोदी जी ने रिसेंटली इनाग्रेट किया है, राइट। सी प्लेन बिटवीन द स्टेचू ऑफ यूनिटी नियर केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद से लेके
केवड़िया तक चलेगा, 45 मिनट में आपको पहुंचा देगा। 200 किलोमीटर का सफ़र, 200 से 200 250 किलोमीटर का। स्पाइस जेट इसको ऑपरेट कर रहा है। अभी स्पाइस जेट ने किराए पे लिया है मालदीव से ये कुछ प्लेन। तो फर्स्ट सी प्लेन है इंडिया का, फर्स्ट है ये, इसके पहले अभी तक नहीं था, राइट। तो थैंक यू गाइस।